डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले जो उसमें फार्मूले यूज़ होने वाले हैं उस पर बताने वाले हैं। तो फार्मूले हैं सड़कों के अनुप्रयोग पर आधारित हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरी डिटर्मिनेंट पर बेस्ड हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है? इसके 3 एप्लीकेशन हैं। तो पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। डिटर्मिनेंट की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के आप जो है बहुत से तरीके जानते हो, तो कोऑर्डिनेट में भी जानते हो। इसके अलावा सिंपल अंगणित के आधार पर भी आप निकालना जानते हो। तो डिटर्मिनेंट की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ये पहला इसका अनुप्रयोग है, पहली एप्लीकेशन है। तो नंबर 1, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो कोऑर्डिनेट में आप जानते हो कि अगर 3 बिंदु दिए हुए हों तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है। ये 3 बिंदु x1 y1, x2 y2, x3 y3 निर्देशांक हैं, तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस 1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो लिखेंगे यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ax1 y1 कामा bx2 y2 तथा cx3 y3 हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए। रफ फिगर है, नॉट एक्चुअल फिगर। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा x2 y1 माइनस y3 एंड प्लस x3 y1 माइनस y2। सब चीज़ें वही हैं, केवल माइनस कॉमन ले लिया गया। इसी चीज़ को अगर डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखें तो यही चीज़ ऐसे बन जाएगी 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। आप कहोगे कैसे हो गया? आप इसका प्रसार कर लो तो x1 के अगर रो वन R1 के परिता करेंगे, नहीं R1 नहीं R2 कर, क्योंकि x1 x2 x3 है, तो हमारे कॉलम में x1 x2 x3 है, तो कॉलम के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो x1 इंटू इसको छुपा लेंगे, क्या बचेगा? y2 इंटू 1 माइनस y3 इंटू 1, y2 माइनस y3 बच जाएगा। फिर x2, इसका चिन्ह क्या होता है? माइनस होता है, इस पोजीशन माइनस होती है, तो माइनस x2 हो जाएगा। इसको छुपा लेंगे तो क्या आएगा? y1 इंटू 1 यानी y1 माइनस y3 इंटू 1, y3 आ जाएगा। प्लस इसकी पोजीशन प्लस होती है, ये होती है प्लस माइनस प्लस, तो x3 इंटू इसको छुपा लेंगे y1 इंटू y1 इंटू y2 माइनस y2 इंटू 1, y2 आ गया।
तो इस चीज़ को हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। तो इसी फार्मूले से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और कहेंगे कि यही जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का डिटर्मिनेंट सारणिक रूप है। क्लियर। अब आप जानते हो कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, आप देख चुके हो तमाम क्वेश्चन में। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो क्या करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसमें वैल्यू पुट करने पर, सॉल्व करने पर माइनस आ जा रहा है, तो उसे हम अब्सोल्यूट वैल्यू इसको लेंगे। उसकी क्या वैल्यू लेंगे, अब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, हमेशा जाने रहिए। अब्सोल्यूट वैल्यू यानी निरपेक्ष मान। अगर डिटर्मिनेंट त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं इस फार्मूले में रख करके, उसकी वैल्यू माइनस आ जाती है, तो चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता। क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, यानी माइनस आएगा तब भी उसे प्लस लिख लेंगे। क्लियर। लेकिन एक बात ध्यान देना है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ हो और कोई पॉइंट, जैसे पॉइंट हमारा क्या था, x1 y1, x2 y2, x3 y3, इन पॉइंट में से सपोज x1 नहीं दिया हुआ है, यानी इसकी वैल्यू x1 नहीं ज्ञात है, वो वैल्यू k है और उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप जानते हो कोऑर्डिनेट में अगर इसको बनाया जाए, त्रिभुज कोई ऐसे है x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो यहाँ सब पॉजिटिव है, यहाँ सब नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव एंड पॉजिटिव है। इसका मतलब जो है पॉइंट हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो हम क्षेत्रफल की जगह पर उसको हम प्लस माइनस रखेंगे, तब क्षेत्रफल जो है पॉजिटिव नहीं लेंगे। इसका ध्यान रखना है, अगर पॉजिटिव ले लेंगे तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा। मैं इसको एग्जाम्पल के ज़रिए आपको क्लियर कराना चाहूँगा। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एग्जाम्पल, कोई त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 35 वर्ग इकाई, ठीक है। और पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट मान लिया दिया हुआ है K4, 2 - 6 और 5 4। अगर कहा जाए कि एक त्रिभुज है जिसके निर्देशांक, जिसके शीर्ष क्रमशः इतना है और क्षेत्रफल इतना है, तो K का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इस क्षेत्रफल को प्लस ना लेकर के, हालांकि प्लस दिया हुआ है लेकिन हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, जब क्षेत्रफल की जगह पर रखेंगे तो वहाँ प्लस माइनस रखेंगे। तो लिखेंगे फार्मूला, ये क्या हो गया, इम्प्लाइज दैट, यहाँ लिख लेंगे ये x1 y1 है, ये क्या है x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो इम्प्लाइज दैट x1 इज टू क्या हो गया, x1 इज टू k हो गया, y1 इज टू 4 हो गया, x2 इज टू 2 हो गया, y2 इज टू -6 हो गया और x3 इज टू 5 हो गया और y3 इज टू हो गया 4। ऐसे लिख लेंगे ताकि वैल्यू पुट करने में गलती ना होने पाए। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फार्मूला हमारा डिटरमिनेंट का फॉर्म में यही है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 है, तो अब लिखेंगे इसी को हम लिखेंगे प्लस माइनस 35। दिस इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, अब वैल्यू पुट कर दो। x1 की जगह पर क्या है, k है, y1 की जगह पर क्या है, 4 है 1, x2 की जगह पर 2, y2 की जगह पर -6,
1 और उसके बाद x3 की जगह पर 5, y3 की जगह पर 4 और उसके बाद यहाँ पर 1 है। अब इसी को प्रसार कर देंगे। अब लिखेंगे r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर लिखेंगे r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो प्लस माइनस 35 इक्वल टू 1/2 क्या हो जाएगा, k इंटू -6 इंटू 1 -4 -6 -4 हो जाएगा। फिर 4 की वैल्यू क्या होगी, प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा -4, तो इसको छुपा देंगे, 2 इंटू 1 -5 इंटू 1 यानी 2 -5 हो जाएगा यहाँ पर। एंड प्लस क्या है 1 इसको छुपा देंगे, हाइड कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे। 2 चौक 8 -5 छक 30, तो 8 प्लस 30 हो जाएगा। 2 चौक 8 -30 हो जाएगा, 8 प्लस 30 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 1/2। 6 4 10 -10 के हो जाएगा। 2 में से 5 गए -3, 3 चौक 12 प्लस हो जाएगा 30, 8 38 प्लस 38 हो गया। तो प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 1/2 -10 के एंड प्लस 32 38 12 कितना हो गया, 50 हो गया। दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 35 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो 2 से जो है 2 × 5 10 -5 के हो जाएगा, 10 कॉमन है, प्लस 25 हो गया। अब एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक बार नेगेटिव वैल्यू लेंगे। टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, धनात्मक मान लेने पर तो हो जाएगा 35 इज इक्वल टू -5 के प्लस 25, -5 के को इधर ले आओ तो हो जाएगा 5 के, और 35 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा 25 - 35। देयरफॉर के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू -10 हो गया, के इज इक्वल टू आ गया -2 के। अब टेकिंग नेगेटिव वैल्यू, ऋणात्मक मान लेने पर क्या आ जाएगा, -35 इक्वल टू -5 के प्लस 25, 5 को इधर ले आओ तो 5 के इक्वल टू 25 प्लस 35, 5 के इक्वल टू 25 5 30 60 हो गया। देयरफॉर के इक्वल टू 12 आ गया। तो इस प्रकार के की वैल्यू क्या आई, -2 आ गई और 12 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, वो पॉइंट जो पूछा गया था के 4 था, के की वैल्यू निकालनी थी। इसका मतलब ये पॉइंट जो है -24 होगा और या 12 4 भी हो सकता है। तो अगर हम सिर्फ प्लस ले लेते, केवल पॉजिटिव वैल्यू ले लेते तो के की वैल्यू सिर्फ -2 आ जाती, ये पॉइंट हमारा नहीं आता। जबकि वो पॉइंट -2 4 हो सकता है और 12 4 हो सकता है। क्लियर? इसलिए इसका ध्यान देना है, जब भी एरिया दी हुई हो, एरिया ट्रायंगल मालूम हो, तो हमेशा जो है इस फार्मूले को जब यूज़ करेंगे तो उसको प्लस माइनस में रखेंगे। और जब एरिया निकालना होगा तो अगर माइनस में वैल्यू आएगी तो उसे हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे, निरपेक्ष मान लिखेंगे। ठीक है? उसके बाद हम इसका दूसरा अनुप्रयोग बताते हैं। इसकी दूसरी एप्लीकेशन क्या है डिटर्मिनेंट की, दूसरे इसके प्रयोग क्या हैं। दूसरी एप्लीकेशन है कंडीशन फॉर कोऑर्डिनेटी ऑफ 3 पॉइंट्स। दूसरा 3 बिंदुओं
तीन बिंदुओं के समरेख या इसी को कहते हैं संरेख भी कहते हैं, संरेख होने का प्रतिबंध, कंडीशन फॉर कोलिनियर से बना है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? तीन बिंदु संरेख, तो तीन बिंदु संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में स्थित हों। तो अगर तीन बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। जैसे ऐसे है, तीन बिंदु मान लिया A B C, ठीक है, या ऐसे ही है A B C। इसका निर्देशांक है x1 y1, इसका है x2 y2 x3 y3। अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं तो ऐसे बिंदुओं को समरेख या संरेख कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे कोलिनियर। तो कोलिनियर से बना है कोलिनियरिटी। तो तीन बिंदु के संरेख होने का कंडीशन क्या है? तो अगर तीन बिंदु संरेख हैं तो इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। लिखेंगे यदि किसी त्रिभुज यदि तीन बिंदु A कामा इसका निर्देशांक x1 y1, दूसरा है B, इसका निर्देशांक x2 y2 तथा तीसरा बिंदु है x3 y3, तीन बिंदु संरेख हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। implies that and implies by, implies and implied by, इसको क्या कहते हैं? इस निशान को कहते हैं implies and implied by। हो जाएगा हाफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देखो ये हाफ की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0/½ हो जाएगा। तो इसी को लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे कि ये दोनों तरफ तीर का निशान क्यों लगा हुआ है, जिसे हम कहते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ रहा है तो हम कहेंगे तीनों बिंदु संरेख हैं। और अगर तीन बिंदु दिए हुए हैं, संरेख सिद्ध करना है तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, वो 0 आना चाहिए। ये दोनों बातें हैं, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अब ऐसा है तो ऐसा होगा। तो इस तरह के चीज़ों के लिए इस निशान का प्रयोग होता है, इस सिंबल का इस्तेमाल होता है, जिसे इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई कहते हैं। अब तीसरी एप्लीकेशन बता रहा हूँ, एक और एप्लीकेशन है इसकी, देख लीजिए, छोटी सी, इसी पर बेस्ड है। तीसरी एप्लीकेशन है दो बिंदुओं से
दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन से निकालना, रेखा का समीकरण भी निकालने का ये डिटर्मिनेंट का प्रयोग किया जाता है। यानी इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, यानी दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण भी इसी डिटर्मिनेंट की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। अब मान लिया दो बिंदु ऐसे हैं, एक बिंदु यहाँ है, इसका निर्देशांक x1 y1 है, दूसरा बिंदु है जिसका निर्देशांक x2 y2 है, दोनों को मिला दिया, इसी का समीकरण निकालना है। हम मान लेते हैं इस पर कोई बिंदु P है, इस लाइन पर P x y, तो लिखेंगे माना दो बिंदु A x1 y1 तथा B x2 y2 है, तथा इस पर कोई तीसरा बिंदु P x y है। तो आप देखे हो अभी कि अगर तीन बिंदु एक ही रेखा में हो तो उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो ऐसे ही तीन बिंदु जब हो गए, तीन से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसलिए बिंदु A, P, B से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 यानी 0 होगा। दैट इज अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण है। इस तरह से अगर दो बिंदु दिए हुए हैं, उनसे जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो इस फार्मूले का प्रयोग करके डिटर्मिनेंट की मदद से आप आसानी से लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर।